हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक है गॉस का नियम। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, गॉस का नियम। गॉस का नियम, गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस का नियम। तो डिफिनेशन लिखिए इसका। किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। अगर कोई बंद सतह है, बंद सरफेस है कोई, अगर उसके अंदर कोई चार्ज क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से जो नेट फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स होगा, वो होगा Q/ε0। अगर कोई सतह क्लोज्ड सरफेस है, बंद सतह है, तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा Q/ε0। बट कंडीशन ये है कि ये सरफेस जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए, सतह जो है क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, 3D आकृति होना चाहिए। और एक ये कंडीशन है कि चार्ज उसके अंदर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, चार्ज अंदर होना चाहिए। तो क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है, होता भी है? आइए इस चीज़ का प्रूफ भी देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लिया या फिर हमने एक क्लोज्ड सरफेस लिया, गोला लिया, हमने क्या लिया? गोला। गोला कैसा सरफेस है बच्चों? 3D सरफेस, 3D सतह है। और 3D सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? बंद सतह। अच्छा, और इस गोला के सेंटर पे मान लो यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया +Q चार्ज, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो मान लो हमने R मान लिया। अच्छा, तो अब इस गोले पर जो फ्लक्स होगा इस +Q चार्ज की वजह से वो निकालना है। तो कैसे निकालें इसको? इस गोले पर हम छोटा छोटा क्षेत्रफल काट लेंगे, एरिया काट लेंगे, और सभी छोटे छोटे क्षेत्रफल का छोटा सा फ्लक्स निकाल लेंगे और सभी फ्लक्स को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा, कुल फ्लक्स निकल जाएगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया काट लिए, छोटा सा क्षेत्रफल काट लिए, अच्छा बच्चों ये बताओ, 3D सरफेस के लिए, 3D सतह के लिए जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो होगा बाहर की तरफ DA। अच्छा,
अगर याद हो तो हमने ये पढ़ा है कि धनात्मक आवेश के द्वारा प्लस क्यू चार्ज के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इधर ही होगी। ठीक, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा बोल लो इसको, का दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। एक चीज बच्चों और कि कई किताबों में छोटे से एरिया को डी एस लिखा जाता है और हम डी ए लिख रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। डी ए और डी एस दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स डी फाई बराबर निकल के आया ई डी ए कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो बच्चों बताओ कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, तो छोटा सा फ्लक्स डी फाई बराबर क्या निकल के आएगा ई डी ए। ठीक, अगर हम यहाँ पे छोटा सा एरिया काट ले तो यहाँ पे अगर हम छोटा सा एरिया काट ले तो, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस फिर से आर है, फिर से यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अगर आर है, तो बच्चों ये बताओ यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा, क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा, एरिया वेक्टर की दिशा जो होगी इधर होगी, बाहर की तरफ डी ए। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए, दोनों का डायरेक्शन सेम है। धनात्मक आवेश की वजह से फिर से विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। फिर से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्षेत्रफल और बल रेखा दोनों की दिशा सेम है, तो थीटा बराबर फिर से 0 डिग्री आएगा। फिर से डी फाई बराबर आएगा ई डी ए। अगर यहाँ पे काट लें छोटा सा एरिया, छोटा सा क्षेत्रफल, तो यहाँ से यहाँ का रेडियस आर। अच्छा, इसके वजह से विद्युत क्षेत्र, इस सबसे पहली बात कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी यही होगा, दिशा भी यही होगा। फिर से थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर यहाँ पे काट लिए छोटा सा क्षेत्रफल, इसकी वजह से भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा भी यही होगी। यहाँ भी थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे काट लें छोटा सा एरिया, तो यहाँ पे भी थीटा बराबर फिर से वही 0 डिग्री। मतलब कहीं पे भी काट ले, यहाँ काट ले, यहाँ काट ले, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे काट ले, डी फाई बराबर आएगा ई डी ए, डी फाई बराबर आएगा ई डी ए, सभी जगह ई डी ए आएगा। अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई का। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अच्छा बच्चों ये बताओ, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो बल रेखा है वो समान होगा, कांस्टेंट है, नियत है, तो ई को हम बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बच जाएगा डी ए, अंदर डी ए बच जाएगा। अब छोटा सा एरिया, छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बड़ा एरिया आ जाएगा, कुल एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कुल फ्लक्स निकल के आया ई ए। बच्चों जरा ध्यान से देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, उससे आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत बल होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। पढ़ चुके हैं ना इनको।
तो किसी चार्ज से r दूरी पे जो विद्युत बल होगा 1/4πε0 Q/r² होगा। अच्छा, स्फीयर का एरिया क्या होता है? स्फीयर का एरिया बराबर क्या होगा? स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr² होता है। 4πr² होता है। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे क्या लिख दो? 1/4πε0 Q/r² इंटू एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का क्षेत्रफल, स्फीयर मतलब गोला है भाई, गोले के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr²। 4π से 4π कट जाएगा, सॉरी ये r² है, r² से r² कट जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो निकल के आया, कुल फ्लक्स निकल के आया Q/ε0। Q/ε0। बट ये क्लोज्ड होना चाहिए, है ना। सतह क्लोज्ड होना चाहिए, चार्ज इनसाइड होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। क्लियर है? प्रूफ हो गया। अगर कोई बंद सतह हो और उस सतह के अंदर अगर कोई चार्ज है Q चार्ज, तो डायरेक्ट लिख दो गॉस के नियम से कि उस पर जो नेट फ्लक्स होगा Q/ε0 होगा। कितना होगा? Q/ε0 होगा। इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट कर दो Q/ε0। क्लियर है? मिटा दे, नोट कर लें इसको। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, ये जो फ्लक्स है इस गोले के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर इसका रेडियस मान लो 2r हो जाता, मान लो यहाँ पे अगर r9 रह के 2r रहता, यहाँ पे अगर r9 होता 2r होता, 2r का होल स्क्वायर होता, यहाँ पर भी 2r हो जाता, 2r का होल स्क्वायर हो जाता, 2r फिर कैंसिल हो जाता, फिर से वही आता। अगर 3r रहता, रेडियस 3r रहता, 4r रहता, मतलब कि सभी केस में, हर कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही आने वाला है Q/ε0। हाँ, हर कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही आएगा बस। बट ये याद रखना कि सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए और चार्ज अंदर होना चाहिए। क्लियर है? नोट कर लें इसको, मिटा दें, छाप लिए। अच्छा, ये बताओ कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम एक क्यूब बना दिए, एक क्यूब बनाया हमने, यहाँ पे एक क्यूब बना लिया हम यहाँ पे, और इस क्यूब के सेंटर पे हम एक Q चार्ज रख दिया। तो अब बताओ बच्चों, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q/ε0। अगर हम यहाँ पे एक बेलन बना लें, इस क्यूब को क्या बोलते हैं हिंदी में? घन बोलते हैं। घन बना लिए, है ना। अगर यहाँ पे हम एक बेलन बना लें, सिलेंडर बना लें, बेलन बना लें, और इसके अंदर एक चार्ज रख दें, तो फिर नेट फ्लक्स क्या होगा? Q/ε0। अच्छा, अगर यहाँ पे एक शंकु बना लें हम, अगर यहाँ पे हम एक शंकु बना लें और यहाँ पे कोई चार्ज रख दें, Q चार्ज, तो नेट फ्लक्स फिर क्या होगा? Q/ε0। नोट कर लें, नोट कर लें इसको। एक चीज़ और उसमें लिखना भूल गया था मैं। पहला कंडीशन ये है कि विद्युत फ्लक्स पर सतह के साइज
या शेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सतह के साइज या शेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। कैसा भी शेप हो, 3D शेप होना चाहिए, इसका साइज कुछ भी हो, बट क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, 3D सरफेस होना चाहिए। तो उसके अंदर अगर कोई चार्ज हो तो नेट फ्लक्स जो आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्लियर है? नेट फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे हम एक, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ये बनाया, एक हमने एक सतह बना लिया इस तरह के। यहाँ पे एक Q चार्ज रख दिया हमने, थोड़ा दूर लग देते हैं ना। यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा Q चार्ज। तो बच्चों बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा? तो नेट फ्लक्स बराबर होगा 0। कैसे? क्योंकि चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए, सतह के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, या सतह पर भी नहीं, सतह के अंदर होना चाहिए, तभी तो नेट फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। अदरवाइज चार्ज बाहर है तो नेट फ्लक्स 0 आएगा। इसको ऐसे भी देखते हैं, प्रूफ करके भी देख लेते हैं थोड़ा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा बच्चों एक चीज़ बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये 3D सतह के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है ऐसे DA। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट पॉइंट। अच्छा इस पॉइंट की बात करें तो 3D सरफेस है अगर ये, तो एरिया बराबर बाहर की तरफ होगा इधर DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अपोजिट साइड है दोनों एक दूसरे के, तो थीटा 180 हो जाएगा। तो फ्लक्स φ1 बराबर होगा EDA cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो यहाँ से निकल के आएगा EDA, और φ2 निकल के आएगा, फ्लक्स 2 निकल के आएगा EDA cos 180 डिग्री। 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ से निकल के आएगा EDA। ये प्लस में आया, ये माइनस में आया, जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो नेट फ्लक्स 0 आएगा, टोटल फ्लक्स 0 आएगा। अच्छा अगर यहाँ पे एक सतह हम ऐसे बना लिए, तो यहाँ पे कोई चार्ज रख दिए हम, मान लो यहाँ पे हमने चार्ज रखा Q1, यहाँ पे रखा Q2, यहाँ पे रखा Q3। तो बच्चों बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा? नेट फ्लक्स बराबर होगा Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या Q3 की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा? तो आंसर है नो, Q3 की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा। जो चार्ज सरफेस के अंदर होगा उसी की वजह से सिर्फ फ्लक्स होगा, जो बाहर होगा उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा। नोट कर लें इसको। नोट कर लिए, मिटा दें। देखिए अब गॉस नियम की, गॉस के नियम को लिख लीजिए। गॉस के नियम की सीमाएं, गॉस के नियम की क्या क्या सीमाएं? कंडीशंस ऑफ गॉस लॉ। पहला कंडीशन, आवेश का वितरण सभी जगह अर्थात गॉसियन सरफेस पे सभी जगह समान होना चाहिए, समान
होना चाहिए। आवेश का वितरण गॉसियन सरफेस पे सभी जगह समान होना चाहिए। दूसरा नियम है, दूसरा कंडीशन है विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर विद्युत बल रेखा है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं गॉसियन सतह पर सभी जगह समान तथा स्थिर होना चाहिए। विद्युत बल रेखा या फिर विद्युत क्षेत्र, या फिर विद्युत क्षेत्र ही कर देते हैं, बल रेखाएं भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र गॉसियन सतह पर सभी जगह समान होना चाहिए। अच्छा, तीसरा कंडीशन है गॉसियन सतह पर, अच्छा, ए और एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण सभी जगह समान होना चाहिए। सभी जगह समान होना चाहिए। चौथा कंडीशन है गॉसियन सतह को किसी बिंदु आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो इस चार्ज को काटते हुए कोई गॉसियन सतह नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? नोट कर लें इसको। आवेश का वितरण सभी जगह समान होना चाहिए। अगर कोई गॉसियन सरफेस है तो आवेश का वितरण उसके सभी जगह समान होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र गॉसियन सतह पर सभी जगह समान तथा स्थिर होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा गॉसियन सरफेस पे सभी जगह समान या स्थिर होना चाहिए। अच्छा, एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण सभी जगह का कहने का मतलब कि सतह पर, गॉसियन सरफेस के सतह पर सभी जगह समान होना चाहिए। और गॉसियन सतह को किसी बिंदु आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं गुजरना चाहिए। क्लियर है? नोट कर लिए, मिटा दें। इसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद यहीं पे अपनी वीडियो को आज समाप्त करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। अगर कोई हम अर्ध बेलन दे दें, आधा गोला दे दें, तो बताओ यहाँ पे अगर कोई क्यू चार्ज है तो बताओ इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। एज्यूम करो, सोचो जरा कि अगर ये पूरा होता, अगर
ये बेलन पूरा कंप्लीट होता तो क्या होता? अगर ये बेलन, मान लो कि ये पूरा कंप्लीट बेलन है, अगर ये पूरा कंप्लीट बेलन होता तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता Q/ε0, Q/ε0। लेकिन ये पूरा नहीं है, आधा है, तो अगर आधा है तो फ्लक्स भी आधा हो जाएगा, तो फ्लक्स बराबर होगा Q/2ε0। फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/2ε0। इसको नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे बताओ बच्चों, एक हम अर्धगोला ले लिए और इस अर्धगोला में मान लो एक Q चार्ज है, तो बच्चों बताओ फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स बराबर क्या होगा? फिर से वही बात, अगर ये गोला कैसा होता, पूरा होता, पूरा कंप्लीट गोला होता तो क्या होता? अगर ये गोला पूरा कंप्लीट होता तो क्या होता? फाई बराबर होता फिर Q/ε0। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, आधा गोला है, तो आधा गोला का फ्लक्स क्या होगा? Q/2ε0, Q/2ε0। नोट कर लें। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ पे एक क्यूब ले लिए, एक घन ले लिए हम, यहाँ पे घन की सभी साइड बराबर होती है, घन का सभी साइड बराबर होता है। और यहाँ पे हम एक चार्जर रख दिए Q चार्ज, इसको हम शेडेड कर देते हैं, शेडो कर देते हैं। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है कि ये शेडो पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा बताओ? अगर हम बात करें पूरे घन की, तो पूरे घन की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता Q/ε0। अगर बात करें पूरे घन की, तो पूरे घन की वजह से फ्लक्स होता Q/ε0। और एक घन में कितना फेस होता है बच्चों? कितनी साइड होती है? 6। कितना फेस होता है? 6। और एक फेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? Q/ε0, सॉरी Q/6ε0, Q/6ε0। नोट कर लें। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज हम लोग अपने लेक्चर को। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।